हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंच चुके हैं और जब वो रूस में ही थे तब रूस ने यूक्रेन पर यलगार कर दी। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि वहाँ 3000 के करीब पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने को भी कीव से जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि वो दूसरे शहर पहुँचें और वहाँ से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। इवेंचुअली इसमें शायद वक्त भी लग सकता है और मुझे मालूम है जब जंग हो रही हो तो वहाँ पर जो फंसे होते हैं लोग वो बहुत मुश्किल में होते हैं और हुकूमत की पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि उनको वापस लेकर के आए। दौरा जैसा भी रहा, बहुत उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि क्या पाकिस्तान न्यूट्रलिटी कायम रख सकेगा उस वक्त जब रूस जो है यूक्रेन पर यलगार कर चुका है और पाकिस्तान के यूक्रेन से भी ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, डिफेंस के हवाले से भी, और ख़ुसूसन हम वीट भी इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ रूस के साथ अब हमने ताल्लुकात को एक नई जहत दी है और जो स्टेटमेंट सामने आई और मैं ख़ासा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत से लोगों के कि वहाँ वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे कोई एक फ़रीक जो है वो नाराज़ हो जाए, और खुशकिस्मती ये रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी बैलेंस, न्यूट्रल, और उसमें ये तक कहा गया है कि पाकिस्तान जो है समझता है कि जंग किसी भी तनाज़े का हल नहीं है और दोनों फ़रीक़ैन को बातचीत के साथ मसला हल करना चाहिए। तो वेल डन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर। हमारे साथ आज तज्ज़ियाकार मौजूद हैं इसी मौजू पर बात। सबसे पहले मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो पर अपना शो भी करते हैं, बहुत जाने माने एनालिस्ट हैं। मज़हर भाई, आपके ख़्याल में ये दौरा जो है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके ख़्याल में काफ़ी हद तक अब उनका अज़ाला हो गया है? शुक्रिया मुबशिर। देखिए, जिन लोगों की भी एप्रीहेंशन थी वो गलत नहीं थी कि इस मौके पे अगर पोस्टपोन हो सकता था तो कर देते, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी और मैं इसको बहुत हद तक लिंक करता हूँ क्योंकि इससे फ़ौरन इससे ज़रा पहले ही वज़ीर आज़म चीन गए थे और जहाँ तक मुझे याद है कि जब वज़ीर आज़म चीन के दौरे पे थे उसी वक्त ये ख़बरें आनी शुरू हुई थी कि वज़ीर आज़म रूस का दौरा करेंगे फ़ौरन चीन के दौरे के बाद। अब ये नहीं कह सकते कि चीन की लीडरशिप से, मेरी एक क़यास आराई है कि चीन की लीडरशिप से भी इस हवाले से बात हुई होगी क्योंकि वही ब्लॉक जो है वो बन रहा है। और उसके बाद जब वज़ीर आज़म रूस जाने लगे उस वक्त टेंशन तो ये काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन ज़्यादा एस्केलेट हो रही थी और इस चीज़ के इम्कानात थे कि शायद जंग हो जाए। लेकिन जब वज़ीर आज़म जब यहाँ से रवाना हुए उस वक्त ये सूरत हाल नहीं बनी थी कि जंग हो गई, लेकिन हो गई जंग। मेरा ख्याल है जिस तरह आपने कहा कि वो जो मुलाकात हुई वो सारी चीज़ें हुई, उसमें बहुत ही मेजर्ड किस्म का स्टेटमेंट जो है वो हमने देखा उसके। लेकिन जो हमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ और वो ऑब्वियसली होना, वो ये हुआ कि उसकी वजह से जिस मकासद के लिए हम गए थे कि वहाँ कुछ MOU साइन होंगे, कोई एनर्जी सेक्टर में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दूसरे सेक्टर में आपको पता है कि रूस ने ही सबसे पहले पाकिस्तान स्टील भी हमें दी थी, बना के दी थी। उसके बाद हम उसे ना चला सके, वो एक अलग बात है। एनर्जी सेक्टर में बहुत से मुआहदे होने थे, गैस पाइपलाइन का मसला था, लेकिन ऑब्वियसली जब जंग हुई और फिर सैंक्शंस का आया तो फिर वो MOU साइन नहीं हुए। तो एक तरीके से जो हमारे शायद वज़ीर आज़म जिस मकसद के लिए गए थे वो पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन ये चीज़ें पाइपलाइन में ज़रूर चली गई। अगर नहीं जाते तो उसका जो सबसे बड़ा रिस्क था वो ये था कि फिर आप जो है आपको रशिया, कम से कम क्योंकि रशिया को आपने इंगेज करना है अफ़गानिस्तान में भी, बिल्कुल चाइना को इंगेज करना है आपने अफ़गानिस्तान में भी, तो क्योंकि यूरोप की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही विज़ावी अफ़गानिस्तान, या अमेरिका की एक हार्ड पोजीशन अभी तक बरकरार है। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने वहाँ रहते हुए जो भी रहे, उन्होंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट या इस तरह के कोई लूज टॉक नहीं हुई जहाँ हमें नज़र आए कि जो पाकिस्तान है उसका टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स रशिया हो रहा है। जो अमेरिकन का स्टेटमेंट इस हवाले से आया वो भी वैसा ही था, उन्होंने कि इससे शायद इससे ज़्यादा आगे ना जाए, पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, और ना मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में हमारा इरादा है कि उससे हम आगे जाएंगे।
اب یوکرین کی سچویشن کتنی خراب ہوتی ہے، ظاہر ہے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بہت ڈسٹربنگ ہے، اور اگر وہاں ایک بڑا ہیومن کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی تھوڑی پوزیشن جو ہے پاکستان کو اور زیادہ لینی پڑے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں وہی پوزیشن لے گا جو پاکستان نے اس وقت لی ہوئی ہے، اور یہی پوزیشن آپ کی بہتر ہے کہ آپ ایک نیوٹرل اسٹانس رکھیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اگر اس کو بہت زیادہ نہیں لیا گیا کہ ٹھیک ہے ایک دورہ ہو گیا، اس میں کوئی پاکستان نے روس کے ساتھ جا کے نہیں کھڑا ہو گیا ہے اس مسئلے پر، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی پرابلم اس وقت کھڑی ہوگی انٹل انلیس وہ آگے چل کے کوئی اس طرح کے اقدامات نہ کریں. ہمیں محمل سرفراز نے بھی جوائن کیا ہے لاہور سے. محمل، ڈو یو ایگری مظہر صاحب جو کہہ رہے ہیں، یا اوور آل آپ سمجھتی ہیں کہ جو تحفظات تھے وہ سب کا خیال یہی تھا کہ ظاہر ہے تحفظات تھے مگر حکومت نے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا؟ جی دیکھیے مبشر صاحب، یہ بات تو درست ہے، تحفظات تو لوگوں کو تھے، اور جس طریقے سے جیسے ہی ہم گئے اس کے بعد جب اگلے دن جنگ شروع ہو گئی تو وہ بھی ایک ہم بڑے اس میں پریشانی تھی ہمارے لیے بھی. لیکن ہم آئی تھنک کہ ہمارے ڈپلومیسی جس طریقے سے جو اسٹیٹمنٹ، جس طرح مظہر صاحب نے اور آپ نے بھی شروع میں مینشن کیا، اسٹیٹمنٹ بہت اچھی تھی. وہ بالکل ایک بہت کیئرفلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ تھی، جس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے امپریشن نہ جائے کہ کوئی ساتھ دیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ تو اس وزٹ کو ہی ایک طرح سے جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے ایک طرح سے ساتھ دینے کو. لیکن کیا اس کے کوئی ریپرکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ تو ابھی اٹس ٹو سون ٹو سے. خیر ہم ایک بہت بڑی جو اہم بات جو مظہر صاحب نے بھی کی وہ یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو افغانستان کے تناظر سے دیکھ رہا ہے، ریجنل جو سچویشن یہاں بن رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت اور رشیا کے تعلقات ساؤتھ ایشیا کے ریجن کے اندر بہت پرانے ہیں، ان کے ڈیفینس ٹائز بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. اور میں یہ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جس وقت پاکستان کا یہ وزٹ اناؤنس ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کا، تو انڈیا جو تھا وہ بڑا کینلی اس چیز کو واچ کر رہا تھا، اور وہ کوئی خاص کہہ سکتے ہیں کہ خوش بھی نہیں تھا پاکستان کے اس وزٹ کی اناؤنسمنٹ سے. لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ہم تو ظاہر بات ہے اپنے ایلائز بنا رہے ہیں، ہماری ایک اپنی فورن پالیسی ہے، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہماری ریمیٹنسز، ہماری ٹریڈ ٹائز، ہمارے جو بچے باہر پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر ویسٹ اور اس کے ایلائز کے ممالک کے اندر ہے. رشیا کے ساتھ ہمارے جس طرح آپ لوگوں نے بھی پہلے ذکر کیا اس طرح کا ہمارا قریبی تعلق نہیں رہا. اس میں افغان جہاد کی بھی وجہ ہے، ویسے بھی پرانی بھی اس کے اندر وجوہات ہیں ہسٹوریکل بھی. تو اس کی وجہ سے جو ایک ہم پہلے جس طرح گروہ بندی بلاکس میں جس طرح آتے تھے، لیکن اب تو خیر پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی لے کے وداؤٹ کسی کا پریشر ہم اپنے مفادات اور وہ دیکھیں گے. تو کیا یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ہمارے ٹائز اس وزٹ کے بعد، ابھی تو خیر کیونکہ جنگ ہوگی جیسے مظہر صاحب نے بھی بات کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، کیا آیا کہ کوئی ٹریڈ ٹائز پراپر زیادہ مزید ہوں گے، کوئی ڈیفینس ٹائز بنتے ہیں کہ نہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان کے جو بھارت کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں تو کیا ہوتا ہے. پھر یوکرین کے ساتھ ہمارے ڈیفینس ٹائز کافی اسٹرانگ ہیں، آپ نے بھی اس چیز کو مینشن کیا، اور اس کے علاوہ بھی تو خیر کافی ایک گمبھیر سی میں کہوں گی کہ سچویشن ہے. لیکن یہ بات کہ اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بالکل اینڈ کے اوپر، مطلب یہ بالکل کہا ضرور جا رہا ہے کہ پوسٹ پون کیا جا سکتا تھا اس کو بڑا ڈپلومیٹکلی، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے پوسٹ پون کرتے تو کیا کوئی مزید ناراضگی اس سے جس طرح وہ بڑھ جاتی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک رہتی. تو آئی تھنک کہ وہ ڈبل ایج سوارڈ تھی اس وقت، کیونکہ جس تیزی سے یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے یوکرین والی، وہ جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ظاہری بات ہے اس نے ایک پرابلم تو کریٹ کی ہے. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ اسٹیٹمنٹ کے تھرو تو ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ایک بڑے مشکل وقت کو. ہمیں جوائن کیا ہے انبر شمسی نے بھی، صحافی ہیں، اینکر بھی ہیں. انبر، یہ جو ساری صورتحال تھی، ظاہر ہے ہم اپنی کچھ نیڈز کے لیے بھی گئے تھے جس میں انرجی نیڈز جو ہے سر فہرست ہیں. پاکستان اسٹریم پائپ لائن ہماری اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے. لیکن غالباً ظاہر ہے وقت ایسا تھا کہ وار چل رہی تھی،
تو شاید اسپیسیفکلی کوئی انڈرسٹینڈنگ بات ضرور ہوئی ہوگی لیکن کوئی ایسے معاہدے طے نہیں پائے. تو آپ کے خیال میں جب یہ وزیر اعظم وہاں گئے تو ظاہر ہے سچویشن کچھ اور تھی اور وہاں جا کے سچویشن کچھ اور ہو گئی. جی مبشر بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا اپنے شو میں. دیکھیے ہم نے اس طرح سے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ پاکستان ظاہر پاکستان کے مفادات کیا تھے, کیا حاصل ہوا, کیا شارٹ ٹرم میں ہم نے کھویا اور کیا لانگ ٹرم میں ہم پا سکتے ہیں. اس سے قبل بھی میمل نے بات کی افغانستان کی. یہ ایک ظاہر ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں پاکستان چین اور روس کے ساتھ جو تعاون ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو دیکھ رہا ہے. لیکن پھر اس میں دو سوال ظاہر پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں روس اس وقت ایک جنگ میں گھرا ہوا ہے, پابندیاں ہیں, دوسری طرف افغانستان میں اور خاص طور پہ ہمارے جو افغان طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے, کیا وہاں کی سیکیورٹی سچویشن ایک جو کنیکٹیوٹی کا جو خواب ہے وہ پورا کرنے دے گی. تو یہ لانگ ٹرم میں ایک ظاہر ہے شارٹ ٹرم میں بات چیت تو ہو گئی ہے, لانگ ٹرم ہاؤ ول دس پے آف یہ دیکھنے کا ہوگا. شارٹ ٹرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر تصادم اور جنگ کی وجہ سے پاکستان متاثر ضرور ہوگا. وہ کس طرح سے متاثر ہوگا؟ یوکرین سے جو ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں اس کا ظاہر ہے سپلائی جو ہے وہ رک سکتی ہے, مہنگائی اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے, قیمتوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر آپٹکس کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا موقف تو ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے, لیکن ایسے وقت میں جب پاکستانی وزیر اعظم ایسے موقع پر جب وہاں موجود تھے, جب یوکرین پر فوجی کارروائی کر چکا تھا روس, تو پھر یہ ایک آپٹکس کے حوالے سے تو پیغام جاتا ہے کہ پاکستان ایک طرح سے ایک بلاک کا حصہ تو بن چکا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں جو مختلف مغربی سفارت خانوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, they have noticed کہ وزیر اعظم پاکستان has not visited any western capital in recent years. آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے کون سے دورے رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں کہ چین ہو گیا, بیجنگ ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, میرے خیال میں ملیشیا اس میں شامل ہے, اور ظاہر ہے اب یہ بہت اہم ماسکو کا وزٹ تھا یا دورہ تھا, یہ بھی ہو چکا ہے. لیکن دوسری ایک طرف جو برطانیہ ہے وہ توقع کر رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان جو کلائمیٹ چینج سمٹ ہے, کیونکہ ان کا بہت بڑا پیشن ہے اس کے لیے اور بہت بات کرتے ہیں اس پہ, وہ وہاں وزٹ کریں گے. اور بورس جانسن نے بھی پاکستان کی جو بلین ٹری سونامی ہے اس کی تعریف بھی کی تھی, اینڈ دس ریکوائرڈ اے لٹل ڈپلومیٹک ایفرٹ ایز ویل. تو انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. دوسری طرف ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہماری ٹینشن چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ, اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک جن سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے فار واٹ ایور ریزن, ہمیں ایٹ لیسٹ مینٹین تو کرنی چاہیے ریلیشن شپ یا نہیں, تو ظاہر ہے ڈیموکریسی سمٹ پہ نہ جانا, اور پھر جو بائیڈن کا خود میرے خیال میں امریکہ کی بھی یہاں ظاہر ہے کوتاہی ضرور ہے کہ پاکستان کو بھی نظر انداز کیا, تو ہمیں بھی شاید مجبوری میں ہم بھی ایک بلاک کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں شاید زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. بالکل, تو یہ تو ہوا. تھینک یو فار پوائنٹنگ دس آؤٹ. ہمیں یہاں وقفہ لینا ہے اور اگلا سیگمنٹ میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہم بے شک کہتے رہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن لا محالہ بائی ڈیفالٹ شاید ہمیں بلاک کا حصہ بننا پڑے. کیسے؟ وقفے کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ یوکرین روس تنازع میں پاکستان کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں یا کیا اپرچونٹیز فار دیٹ میٹر ہو سکتی ہیں. مظہر بھائی, وقفے سے پہلے انبر نے جو اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کہہ تو رہا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ کسی بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے بھی آپ دیکھیں تو جو چائنا کا جب وزٹ ہوا اس وقت بھی ایک ایسی فضا بنی ہوئی تھی کہ ونٹر اولمپکس کا جو ہے امریکہ کی طرف سے ایک بالکل مختلف پوزیشن لی گئی تھی کہ آفیشل نہیں جائیں گے, اور بہت سی کنٹریز نے انڈائریکٹلی یہی کیا کہ اس کا بھی ایک طریقے سے بوائیکاٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا گیا اس سے, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر گئے. ایک چیز تو طے ہے کہ ہم نے اپنی فیوچر ریلیشن شپ ہم
सोच रहे हैं और एक तरीके से CPEC की शक्ल में बिल्डअप भी कर रहे हैं विद चाइना। पहले चाइना हमेशा हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है, लेकिन चाइना के साथ हमारी जो तिजारत रही है वो वैसी नहीं है, उस तरीके से सूरत हाल नहीं रही जिस तरह हमारी यूरोपियन मार्केट्स में है या फॉर दैट मैटर जैसे चाइना की अपने दुश्मनों के साथ है, इवन इंडिया के साथ देख लें 100 बिलियन से ज़्यादा की उनकी इंडिया के साथ। जी बिल्कुल, हाँ वो। अब मसला ये है कि देखिए चाइना इंडिया को अगर बहुत सी चीज़ें ऑफ़र कर सकता है, तो चाइना को भी ये पता है कि इंडियन मार्केट कितनी बड़ी है, आपकी मार्केट उनको क्या ऑफ़र करेगी। अब इसीलिए ये CPEC डेवलप होता है, आगे चीज़ें बढ़ती हैं, तो हमें देखना है उसमें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त जो इमरान खान साहब की ख़ास तौर पे कोशिश है वो ये कि मगरिब का रवैया टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान बदले, और वो ये चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में उनको ये ख़दशा है, और मेरा ख्याल है बेजा नहीं है, कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अगर जूं की तूं रही तो वहाँ ना सिर्फ ये कि सिविल वॉर हो सकती है, एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, बल्कि उसके बदले उसके रिएक्शन के तौर पे बहुत से ऐसे ग्रुप मारिद वजूद में आ सकते हैं। अफ़गानिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है आगे के टेररिज्म के लिए, सूरत हाल के लिए। इसलिए पाकिस्तान की वो कंसर्न ज़्यादा है। लेकिन बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी और अदरवाइज़ भी हम इस तरह के बयानात दे देते हैं जिससे हमें उसी ब्लॉक में देखा जा रहा है, उसी ब्लॉक की जिस तरह हम एंटी अमेरिकन जिस तरह हम बाज़ पोजीशंस ले लेते हैं, उसमें फिर हमें उसी ब्लॉक में ले जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, FATF में हमारा मुसलसल ग्रे लिस्ट में रहना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कंप्लाई बहुत हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक उनकी कंडीशंस पूरी की हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना जो है वो मेरा ख्याल है सियासी डिसीजन उनका ज़्यादा लग रहा है मुझे, और अदरवाइज़ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी उससे हद से ज़्यादा जाके चीज़ें की हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि वो दबाव रहेगा, मुझे लगता है IMF का दबाव रहेगा, तो पाकिस्तान गालबन एक लॉन्ग टर्म उसमें देख रहा है कि शायद हम वेस्टर्न ब्लॉक का उस तरह हिस्सा ना रह सके मुस्तकिल, और ये दबाव में रहें। इसलिए हमें एक ऑल्टरनेट ब्लॉक का सोचना ज़रूर चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब उसी ब्लॉक में देखा ज़रूर जा रहा है, चाहे पाकिस्तान अपने आप की अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन ले या ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर भाई। मुझे एक वक्त है, महमल और अंबर, सॉरी वक्त कुछ कम है, वक्फे के बाद मैं आप दोनों की तरफ आता हूँ। वेलकम बैक, और वापस कुएं के अंदर चलते हैं, यानी हमारा फेवरेट गॉसिपी टॉपिक के लोकल पॉलिटिकल सीन क्या चल रहा है। और हमारी खुशकिस्मती है, महमल सरफराज हमारे साथ हैं और उस शहर में हैं जहां अपोजिशन जो है धड़ाधड़ मुलाकातें कर रही है, अंदरूनी कहानियां एक के बाद एक सामने आ रही है। तो हमने मौका जानकर सोचा कि महमल से ही कोई अंदरूनी कहानी सुन लें। महमल, क्या हो रहा है? देखिए मुबशर साहब, बात यह है कि अंदरूनी कहानियां भी ना रातों रात बदल जाती हैं। हर रात जो है एक बात सुनते हैं, अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं अभी इसके ऊपर मजीद बात होगी। तो गॉसिप जितने मुंह उतनी बातें भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि चंद चीजें तो जो मेन चीजें तो तय पाई हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस करना है, क्योंकि शुरू के अंदर तो उसके ऊपर भी हो रहा था करना है, कब करना है, शायद वक्त का तयन जो है वो ऑपोजिशन अभी उसके ऊपर असल मसला जो हमेशा से सामने होता है कि आगे क्या होगा, ये तो वो कर ले अगर कामयाब हुए इसके अंदर। क्योंकि देखिए कामयाबी भी मैं कहती हूँ कि उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त जो होती है, हुकूमत वक्त का हमेशा पलड़ा जरूर भारी होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं कि जिनकी वजह से वो रुकवा सकती है बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज जो सिग्निफिकेंट है वो अगर आप देखिए कि शेख रशीद साहब ने भी और शिबली फराज साहब ने भी। अंबर, आप शहर इख्तियार में बैठी हैं और ये फिल्म बार बार रिपीट हो रही है बड़े महीनों से कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। आपको लगता है कि कुछ होगा या हम इवेंचुअली इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे? अपोजिशन का ये जो सारी मनूवरिंग है ये क्या इलेक्शंस के लिए है?
मुबशर मेरे ख्याल में कि ये बहुत अहम सवाल है कि क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि कब आएगा या ये कामयाब होगा या नहीं, लेकिन आई थिंक इससे अगला जो आपने जो सवाल पूछा है वो भी बहुत अहम है कि ये वाकई अगले इलेक्शंस के लिए ही है या इसी साल इलेक्शंस होंगे। देखिए मसला ये है कि संजीदा कोशिश अपोजिशन ज़रूर करी, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप मुलाकातें देखते हैं, जो बातचीत हो रही है, और कुछ जो बदएतमादी पैदा हुई थी PDM से, पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद, वो कुछ बहाल भी हुई है। अभी मेरी कुछ बात हो रही थी एक वन ऑफ दी कहते हैं ब्रेक अवे फैक्शन जिसको कहेंगे, जिसने अलहदगी इख्तियार की थी PDM से, उनकी लीडर से, तो उनका ये कहना था कि वो शहबाज शरीफ साहब को ट्रस्ट करते हैं, उन पर एतमाद उनका है। लेकिन साथ साथ आप देखते हैं कि एंड गेम अब भी तय नहीं हुआ। आप नंबर्स को छोड़ें, नंबर्स शायद हो ना हो, अभी सब जाहिर है कुछ तो इशारों को भी देख रहे हैं, कुछ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपना अपना सबका मफाद है, जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप का भी अपना अपना मफाद है, जिसमें जो ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं वो इस वक्त वजारत हासिल करें या अगले इलेक्शंस के लिए जाएँ, वो भी आपके उनके बयानात से ज़ाहिर होता है कि वो भी दे प्लेइंग इट बोथ वेज़। लेकिन यहाँ एंड गेम की अभी वजाहत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ ये है कि फ़ौरन इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, जिनकी ऑलरेडी सिंध में हुकूमत है, वो चाहते हैं कि इंतज़ार किया जाए 1 साल 1.5 साल। उनका तो यही मौक़िफ़ है। जरदारी साहब की भी जो बातचीत अभी देखें आप, जो सिराजुल हक साहब के साथ हुई थी, वो इसी मौजू पर थी, और उनका तो यही कहना था। तो इस वक्त ये इबहम जो है, ये इससे पहले भी जब PDM जब उरूज पे थी और फिर अलहदगी हुई थी, वजह क्या थी? अब मुझे तो नज़र आ रहा था, क्योंकि बार बार जब पूछते थे अच्छा आप हुकूमत को गिरा देंगे फिर क्या, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। दिस इज़ अ रियली लास्ट चांस फॉर द ऑपोजिशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। उनके पास बहुत कम वक्त इस तरह से रह गया है कि फिर इसी तरह चलता रहेगा। आप देखें कि इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, फिर नवंबर में तैनाती क्या होती है, उस पर क्या असरात होते हैं। तो अगर अपने आप को असर्ट करना है तो यही मौका है अपोजिशन के पास। इसके नाकाम हुई रेपरकशंस क्या होंगे, इसमें 2-3 चीज़ें देखनी आगे। जो पंजाब के लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस है, उस पर हमने असरात देखने होंगे, अंदाज़ा होगा कि कुछ फ़ायदा हुआ इसका या नहीं। फिर दूसरा हम देखेंगे क्या इमरान खान साहब और ज़्यादा सख्ती करेंगे अपोजिशन पर, और नज़र आएगा कि अगर वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात की बात तो हो रही है, लेकिन अब भी तहरीक इंसाफ के हलकों में कुछ मिक्स्ड बैग है ना, कुछ चाहते हैं कि बात करें, कुछ नहीं चाहते। सो इट्स रियली अभी बहुत गैर वाज़ेह या गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो हर वक्त ही शायद पाकिस्तान पे तारी रहती है। अच्छा महमल, मुस्लिम लीग काफ बहुत इंटरेस्टिंग उनका चल रहा है, सबसे मिल भी रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को यकीन भी दिला रहे हैं कि नहीं जनाब आपने घबराना नहीं है। तो आपको लगता है कि काफ को जो कुछ भी ऑफ़र किया जा रहा है, काफ अगर उसको एक्सेप्ट करती है और ये ऑफ़र जो है ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब की तरफ से दी जा रही, इस सारे उस पे गेम में नून जो है वो तो कभी नहीं चाहेगी कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएं, क्योंकि उनको पता है कि आगे इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस में नून को लगता है कि काफ शायद उनके इवेंचुअली इन्फ्लुएंस भी कर सकती है अगर वज़ीर आला बनते हैं चौधरी परवेज़ इलाही। देखिए पहली चीज तो ये है कि काफ को जो कुछ भी देना है, जो तय होने हैं, वो तय तो नून लीग नहीं करना है। जो भी डिसीजन मेकर्स इस चीज के अंदर तो वही होंगे। और दूसरी चीज ये कि वो 14 साल बाद अगर गए हैं तो किसी वजह से गए हैं। देखिए काफ लीग तो जाहिर बात है यही कहेगी कि कोई मसला नहीं है, और हुकूमत को भी वो अपने साथ देने की बात करेंगे, क्योंकि वो उनके एलाइज तो हैं, वजारतें भी हैं, वो पंजाब में भी हैं, फेडरल में भी हैं साथ। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हुकूमत परेशान है, हुकूमत घबरा तो गई है। वही जो मैं बात कर रही थी कि जहांगीर तरीन साहब से जो मुलाकात का कहा जा रहा है, और मैं ये बताऊं कि ओवरवेलमिंगली PTI के अंदर ये कहा जाता है, और अभी तक अगर मुलाकात नहीं हुई तो वो वजीर आजम साहब की खुद की वजह से, क्योंकि वो नहीं अभी मिलना चाहते। लेकिन ये कि काफ लीग से नून लीग अगर शायद वो आप जो बात कर रहे हैं कि अगर वो कोई इनसिक्योरिटीज ना हो, देखिए अगर तो इंटरिम में बनते हैं, और अगर तो ये मामला तय हो गए कि इलेक्शन कब होने और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कितनी देर की होगी,
तो फिर तो वो अगर दे भी देते हैं, जो क्योंकि हम हाइपोथेटिकल सारी बातें करें, तो काफ लीग इतनी बड़ी जमात तो नहीं है कि वो नून लीग को कोई बहुत वाज़ेह जो है वो उसके खिलाफ आ सके पंजाब के अंदर। असल में तो नून लीग का मुकाबला वो पीटीआई ही होंगी पंजाब के अंदर। तो इसलिए जो है कुछ नशिस्तों के ऊपर तो हो भी सकता है कि कोई इनके आपस में ही निगोशिएट कर लें। ये मतलब जो मैं बात करी कि 14 साल के बाद जाना कोई बगैर, ये बहुत मानी खेज बात है, कोई ऐसे नहीं है कि वो वैसे ही उठ के चले गए। आपको भी पता है कि शरीफ का वो एक थोड़ा सा जो है ग्रज रखते हैं हमेशा से काफ लीग के बारे में मुशर्रफ दौर की वजह से। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि इस तरह से जाना। तो ये आई थिंक सीट्स के ऊपर निगोशिएशन वो वाली चीज हो सकती है, लेकिन डर खौफ उस तरीके से नहीं हो सकता कि अगर हम इनको दे दें। हाँ, अगले इलेक्शन के बाद जो अभी बातें ये आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन के बाद भी पंजाब उन्हें दिया जाए, तो इसके ऊपर क्या हतमी फैसला होता है। हतमी फैसला तो खैर वैसे भी मियां नवाज शरीफ ही लेंगे, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन पहली तो चीज ये है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। और जिस तरह अंबर ने बात की कि हम जब भी लीडरान से इनकी पार्टीज के अपोजिशन के पूछते हैं कि आगे का लाए अमल क्या होगा, उसके ऊपर वाज़ेह जवाब नहीं मिलता कि आया कि ये नवंबर तक चलेगी हुकूमत, आया कि ये अगले 3 महीनों में स्नैप पोल्स कराएंगे, आया कि ये 1.5 साल पूरे करेंगे। अगर 1.5 साल या 1 साल जो भी है जितना हुकूमत की मुद्दत रहेगी है पूरा करेंगे, तो फिर अपने ऊपर क्या ये फिर इस हुकूमत का बोझ क्या ये अपने ऊपर लेने को तैयार है। क्योंकि आपको मालूम है कि IMF के पैकेज की वजह से हमें बहुत सख्त जो है हमें डिसीजन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें मेरे ख्याल में अभी तो इट्स ऑल अप इन द एयर, देखते हैं। और क्या वो ये प्राइस देने को तैयार भी है ऑपोजिशन। बिल्कुल, ये सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सियासत पे बात करने का। एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद कुछ आपको अपनी अंदरूनी कहानी भी सुना देते हैं। वेलकम बैक। मुल्की सियासत पे आपने तज्ज़ियाकारों की तो गुफ्तगू सुन ली, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, और ज़ाहिर है ये तज्ज़िया नहीं है और मैं रिपोर्टर हूँ, तज्ज़िया नहीं देता, मगर जो अभी तक मालूमात सामने आई हैं वो यही हैं कि जो काफ लीग है उन्होंने कहा है कि हम आपका साथ दे सकते हैं, मगर कंडीशन वही है कि आप वहाँ से कहलवा दें जहाँ से इन पार्टी की न सिर्फ बर्थ हुई बल्कि ये अपनी जो है लेजिटिमेसी भी जहाँ से कशीद करते हैं। समझ तो आप गए होंगे। तो उन्होंने साफ ये कहा है कि अगर आप वहाँ से हमें कहलवा देते हैं तो हम आपका साथ देने का सोच सकते हैं। वहाँ जो सूरत हाल है वो अभी तक वो नहीं है जिसकी अपोजिशन तवक्को कर रही है कि अगर हम इंडिपेंडेंटली जा कर के जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको तोड़ लें। आपने MQM की भी बात सुनी यहाँ कराची में, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो पहल नहीं करेंगे बल्कि PTI अगर कोई ऐसी गलती करती है उनके साथ तो तभी वो सोच सकते हैं कि वो हुकूमत का साथ छोड़ें। इसका ये मतलब हुआ कि फ़िलहाल हुकूमत के लिए कोई बड़ा सियासी ख़तरा नहीं है। यहाँ से बिलावल भुट्टो जो जा रहे हैं 27 तारीख को लॉन्ग मार्च लेकर के, वो बिल्कुल एक प्रेशर टैक्टिक तो हो सकती है, मगर ज़्यादा क़यास आराइयाँ यही हैं कि इस वजह से जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं ये दरअसल उसके लिए भी एक एफ़र्ट है कि पूरे सिंध में जलसे करके और आगे पंजाब में भी जलसे किए जाएं, ताकि अगर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कुछ पंजाब से भी उनको मिल सके। सिंध तो फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के पास ही है, तो शायद उनको कुछ मिल जाए। रही बात नून लीग की, तो नून लीग जो है ना काफ लीग ट्रस्ट कर रही है नून लीग के ऊपर और ना ही नून लीग ट्रस्ट कर रही है काफ लीग के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ लीग जो है अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं, जो अंदरूनी कहानियों के मुताबिक ऐसा है, तो ज़ाहिर है वो नून के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि ये माजी में भी जो है पंजाब में एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। तो अगर हरीफ रहे हैं वो उस वक्त तक हलीफ नहीं बनेंगे जब तक कोई उन्हें साथ मिलकर नहीं बिठाएगा। फ़िलहाल ये नज़र नहीं आ रहा,
मगर जहाँ तक नून लीग की बात है तो नून लीग ये समझती है कि काफ लीग जो है वो शायद उनके लिए ख़तरा बन सकती है। उधर काफ लीग के अभी यही ख्याल है कि जो नून लीग है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि आगे पंजाब की जो बड़ी बैटल है वो, जैसे अंबर ने भी कहा, वो पीटीआई और नून लीग के दरमियान ही होंगी। आज के लिए जी इतना ही। मंडे को आरफा होपफुली वापस आ जाएंगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।